हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। आप जानते हो कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को ही बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोला जाता है। और न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, सल्फर साइकिल हो गई या फिर फास्फोरस साइकिल्स हो गई, ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, राइट, जो नेचर में हमें देखने को मिलती है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होते रहते हैं थ्रू आउट द इकोसिस्टम। और ये सर्कुलेशन में रहते हैं, इसलिए उनका क्वांटिटी कभी भी कम या फिर ज्यादा नहीं होता और ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो यही बायोजियोकेमिकल साइकिल हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन नाम से ही है। वहाँ हम रेगुलरली वीडियो लिंक्स और कुछ नोट्स वहाँ पे अपडेट करते हैं, जो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। नाउ रीजन ये है इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का, क्योंकि आईएफएएस पेपर सेकंड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू क्लासिफाई एन एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिलोंग्स टू गैसियस और द सेडिमेंट्री साइकिल। मतलब कोई न्यूट्रिएंट अगर वो गैसियस साइकिल को बिलोंग करता है या फिर सेडिमेंट्री साइकिल को बिलोंग करता है, तो उसके लिए क्लासिफाई करने के लिए इसेंशियल क्राइटेरिया कौन सा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूट्रिएंट है और आपसे पूछा जाए कि ये न्यूट्रिएंट वेदर ये गैसियस साइकिल से बिलोंग करता है या फिर ये सेडिमेंट्री साइकिल से बिलोंग करता है, तो कौन से मेन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई करोगे। और उसके बाद सिर्फ एक ड्रॉ करनी थी ग्लोबल साइकिल ऑफ सल्फर, राइट। और इसके लिए आपको मिलने वाले थे 10 मार्क्स। तो ये आईएफओएस का पेपर 2 में 2019 का क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए, जिसमें सिर्फ आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना था कि किस बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट को गैसियस साइकिल से रिसाइकल होने वाला बताते हैं या फिर सेडिमेंट्री साइकिल से रिसाइकल होने वाला बताते हैं। तो वो मेन क्राइटेरिया कौन सा है, और उसके बाद सल्फर साइकिल वहां पे ड्रॉ करनी थी। सो दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। ओके, सो नाउ देखिए कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का ही एक दूसरा नाम है। और ये जनरली दो टाइप्स की होती है। पहला होता है गैसियस साइकिल और दूसरी होती है सेडिमेंट्री साइकिल। मतलब गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल हो सकती है या फिर सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल हो सकती है। ना कौन सा क्राइटेरिया है कि जिस वजह से हम गैसियस साइकिल्स और सेडिमेंट्री साइकिल्स में इन न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं। यही मेन क्वेश्चन था जो पूछा गया था आईएफओएस एग्जामिनेशन में। नाउ सी द रिजर्वायर ऑफ गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। गैसियस टाइप के जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, उसका जो रिजर्वायर होता है वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। मतलब कंसिडर दिस कि ये मदर अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जब भी कोई गैसियस टाइप का न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, तो उसका जो सोर्स होता है या फिर उसका जो रिजर्वायर होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, इनका जो रिजर्वायर है, इनका जो सोर्स है वो एटमॉस्फेयर है। फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन है वो 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। और ये दोनों गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, इसीलिए इसको गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। तो नाइट्रोजन और कार्बन को गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो सोर्स है एटमॉस्फेयर में वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे आप जानते हो कि नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, उसके एग्जांपल्स है सल्फर साइकिल और फास्फोरस साइकिल। उनके जो रिजर्वायर होते हैं वो अर्थ क्रस्ट होता है। इसका मतलब वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, अंदर रॉक्स में। वो रॉक्स में उनका रिजर्वायर होता है और इसीलिए उनको सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम उसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में वो प्रेजेंट है। ऑन दी अदर हैंड गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहाँ अवेलेबल है, उसका रिजर्वायर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। व्हाइल जो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में। दैट इज वाई डिपेंडिंग अपॉन वेदर न्यूट्रिएंट ऑकरिंग इन द गैसियस फेज और इन द अर्थ क्रस्ट, ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यही क्राइटेरिया आपको वहां बताना था, जिसके लिए आपको हाफ मार्क्स यानी 5 मार्क्स वहां पे मिलने वाले थे। बाकी वाले जो 5 मार्क्स थे वो सल्फर साइकिल को ड्रॉ करने के लिए थे। तो मेन क्राइटेरिया जो है, जिसके डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको गैसियस फॉर्म टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोले या फिर सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोले, वो ये है कि वो न्यूट्रिएंट जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है या फिर वो सेडिमेंट्री फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। तो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होने वाले न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन और कार्बन, और सेडिमेंट्री टाइप में जो मिलने वाली न्यूट्रिएंट है वो है सल्फर और फास्फोरस। तो इसमें से सल्फर साइकिल उन्होंने ड्रॉ करने के लिए आपसे पूछा था। नाउ देखिए सल्फर साइकिल हम डिस्कस करते हैं। सी द sulfur cycle is the collection of processes by which the sulfur moves between rocks, waterways and the living system। मतलब यहाँ पे जो रिजर्वायर है सल्फर का वो है रॉक। रॉक से होते हुए ये वाटरवेज में ये मिलते हैं, और वाटरवेज से जाने के बाद ये लिविंग वर्ल्ड में भी एंटर कर सकते हैं।
अब लिविंग वर्ल्ड में ये कहाँ पे होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए कुछ अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में भी ऐसे हैं जिसमें सल्फर एक मेन कंस्टिट्यूएंट है। अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड जरूरी होते हैं, और इन अमीनो एसिड से बनाने के लिए और कुछ अमीनो एसिड बनाने के लिए यहाँ पे सल्फर की जरूरत हमें पड़ती है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि जो मेन रिजर्वायर है सल्फर का वो रॉक्स है, और इन्हीं रॉक्स से वो सल्फर बाद में सर्कुलेशन में आता है। इसीलिए ये जो साइकिल है ये सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल है। नाउ ये जो सल्फर होता है इन द बिगिनिंग, ये जो विदरिंग, रॉक का विदरिंग होने की वजह से ये बाहर आता है रॉक से। मतलब रॉक्स जो होते हैं जहाँ पे सल्फर अंदर प्रेजेंट है, इन रॉक्स में विदरिंग होता है, और विदरिंग होने की वजह से ये जो सल्फर है ये सॉइल में आ जाता है। देखिए रॉक्स का विदरिंग जब हो रहा है तो रॉक्स का विदरिंग वहाँ पे नेचुरल वेज से होता है। मतलब विदरिंग के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमने देखा था कि कैसे वहाँ पे प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में लाइकेंस वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे वो एसिड सिक्रेट करते हैं, और एसिड सिक्रेट होने की वजह से वहां पे पेडोजेनेसिस की प्रोसेस स्पीड अप होती है, और उसके बाद वहां पे स्मॉल पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसमें फिर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब रॉक विदर होता है, विदर होने के बाद ये जो सल्फर होता है ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है। उसके बाद सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सल्फेट्स। ओके, तो सल्फर जो पहले रॉक्स में था वो विदरिंग प्रोसेस की वजह से, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो या फिर लाइकेंस की वजह से हो, विदरिंग होने के बाद वो एयर के कांटेक्ट में आता है, और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो सल्फर है वो सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सल्फेट्स में कन्वर्ट हुआ है। बाद में ये जो सल्फेट है ये प्लांट्स उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। मतलब प्लांट्स के पास एबिलिटी होती है कि वो सल्फेट को ऑब्जर्व कर सके। प्लांट्स और कुछ माइक्रोब्स ही ऐसी एबिलिटी रखते हैं जिसकी वजह से वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब देखिए ये जो सल्फेट था ये प्लांट्स ने उठा लिया अपने ग्रोथ के लिए, और उसके बाद कुछ माइक्रोब्स ने उठा लिया उनके ग्रोथ के लिए, तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गया है। तो ऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल है ये सल्फेट जो पहले रॉक के अंदर था। अब रॉक से बाहर कैसे आया था तो हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे कि वो लाइकेन के थ्रू विदरिंग हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर पे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिस वजह से विदरिंग हो, और यहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल ऐसे क्रिएट हो। एक बार एयर के कांटेक्ट में वो आ जाए तो वो सल्फेट में कन्वर्ट होते हैं, और बाद में सल्फेट ऐसा फॉर्म है सल्फर का कि जिसको प्लांट्स और माइक्रोब्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए ये सल्फर कहाँ पे है, ये सल्फर है अब लिविंग बॉडीज में, मतलब प्लांट्स के अंदर है और माइक्रोब्स के अंदर है। ओके, ना ये जो प्लांट्स है और माइक्रोब्स है, आप जानते हो कि प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं हर्बिवोर्स। ओके, तो हर्बिवोर्स के बॉडी में ये सल्फर चला जाता है। हर्बिवोर्स को जब कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं तब ये कार्निवोर्स के बॉडी में जाता है, और कार्निवोर्स से ये टॉप कार्निवोर के बॉडीज में जाता है। और इनमें से अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे प्लांट्स हो, हर्बिवोर्स हो, कार्निवोर्स हो या टॉप कार्निवोर्स हो, तो उसके बाद वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो हमने देखा था, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू वो वापस सॉइल में आ जाता है। तो सॉइल से फिर से प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फिर से ये हर्बिवोर्स के पास जाएगा, फिर कार्निवोर्स के पास, फिर स्टॉप कार्निवोर्स के पास, और इस तरह से रिसाइकलिंग चलती रहेगी। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फॉर्म में एक बार सल्फर आता है, देन इट इज कंज्यूम बाय द एनिमल्स थ्रू देयर फूड, एंड दस सल्फर मूव्स थ्रू द फूड चेन। तो इस तरह से वो फूड चेन से वो ट्रेवल करता है। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पे हमने डिस्कस की कि जहाँ से प्लांट से ये चला जाता है हर्बिवोर्स के पास, हर्बिवोर से कार्निवोर के पास, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर के पास, और अगर इनमें से किसी की भी डेथ होती है तो डिकम्पोजिशन के थ्रू ये वापस सॉइल में आ जाता है, और फिर से माइक्रोब्स और प्लांट्स के लिए अवेलेबल ये हो जाता है। ओके, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो सल्फर की होती है। उसके बाद कुछ नेचुरल सोर्सेज भी है जहां से सल्फर हमें ट्रैवल होता हुआ दिखाई देता है। नाउ सी देयर आर सेवरल नेचुरल सोर्सेज सच एज वोल्केनिक इरप्शंस, उसके बाद इवेपोरेशन ऑफ वाटर, एंड देन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द स्वैप्स दैट रिलीज द सल्फर डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। ये ऐसी एक्टिविटीज है जहां से सल्फर ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आ सकता है, लेकिन ये अमाउंट निग्लिजिबल है। सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो रॉक में ही प्रेजेंट होता है, अर्थ क्रस्ट में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ नेचुरल एक्टिविटीज है लाइक वोल्केनिक इरप्शंस, लाइक इवापोरेशन ऑफ वाटर और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ये कभी कभी एटमॉस्फेयर में आता है विद द निग्लिजिबल क्वांटिटी। नाउ ये जो एटमॉस्फेयर में अगर एक बार आ जाता है, मतलब ये मदर अर्थ है और यहाँ पे अगर ये एटमॉस्फेयर में आ जाता है, तो ये जब रेनिंग होती है, अगर वहां पे रेन हो जाए तो रेन के साथ है ना ये नीचे आता है वापस सॉइल में मिक्स होने के लिए। तो रेन के साथ मिक्स होके ये सल्फर का फॉर्म वापस सॉइल में नीचे आता है। देखिए यही रिस्पॉन्सिबल है बाद में एसिड रेन के लिए। अब जो हमने देखा था एसिड रेन, जब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस हमारे वीडियो में, तो हमने देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रेन के साथ मिक्स होके नीचे आता है। तो एक सल्फर का सोर्स है, और जो निकला था वोल्केनिक एक्टिविटी से और इवेपोरेशन ऑफ वाटर की वजह से वो एटमॉस्फेयर में जमा हो गया था, और जमा होने के बाद यहाँ से वो जब रेन के साथ मिक्स हुआ तो मिक्स होने के बाद वो नीचे आ गया। जब इस रेन वाटर के साथ ये SO2 मिक्स होता है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि ये वाटर को एसिडिक बनाता है।
और आप जानते हो कि हमने तब भी डिस्कस किया था कि वो मार्बल को खराब करता है। तो हमने ताजमहल का वहां पे एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जिसमें ताजमहल जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम व्हाइट। ओके, सो दिस इज ड्यू टू द एसिड रेन, और एसिड रेन को कॉज करने वाला गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सल्फर साइकिल। सो इस तरह से जो सल्फर है वो ट्रेवल करता है थ्रू द rocks to the waterways to the living system, and also touches the, and it also gives the acid rain. All right, so ये लिखने के लिए आपको बाकी वाले 5 मार्क्स वहां पे मिलने वाले थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर आप मेंशन करें, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बॉटनी फॉर यूपीएससी चैनल को। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।